राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। देश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सभी अधिकारियों के कार्यों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इस साल का सिविल सेवा दिवस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा समय है जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा है। आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है, लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है, लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है, लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है, उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है, लेकिन परिणाम बदल गए। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है, तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है, तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है, तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि सिविल सर्विस डे ये वार्षिक रिचुअल नहीं है। ये सिविल सर्विस डे संकल्पों का समय है। ये सिविल सर्विस डे नए निर्णयों का समय है। निर्णयों को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने का उत्साह और ऊर्जा से भरने का अवसर है। इस अवसर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया संकल्प
यह लेकर के हम चलेंगे तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को हम खुद छू करके देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कर्नाटक चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बीदर में प्रमुख मतदाताओं और सामाजिक प्रभावितों के साथ बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। आगे उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ये भारत की आत्मा है जिसको भाजपा पूरा कर रही है। मैं ये समझ सकता हूं कि जब आपने समय निकाल करके आप हमारे से मिलने आए हैं तो निश्चित रूप से आपने मन में ये विचार बना लिया है कि आपने आने वाली विधानसभा में ईश्वर सिंह ठाकुर को आशीर्वाद देना है और उनका समर्थन करना है। लेकिन मेरा आपसे मिलने का उद्देश्य इसलिए है कि आप समाज में अकेले नहीं हैं, आप समाज को चालना देने वाले लोग। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद इकट्ठा होकर के आप जब हमारी बातों को और अच्छे तरीके से आगे रखेंगे तो आप सब मिलकर के समाज को चालना दे करके ईश्वर सिंह ठाकुर को जिताने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए आप सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ये मैं मानता हूँ। ये चुनाव की बेला है और चुनाव का समय है। हर एक पार्टी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास करे। जब हम चुनाव की बात करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता वो पार्टी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको हम पूरा करेंगे। और मैं दूर क्यों जाऊं, यही बीदर शहर से खादरी साहब थे ना, क्या कहा उन्होंने कि हमको कांग्रेस के समय में हमको उम्मीद थी, लेकिन हमें मोदी साहब ने पद्मश्री दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई उनकी सिफारिश थोड़ी ना थी। आज पद्मश्री किसको मिलता है? जो लोग समाज का काम करते हुए राष्ट्रपति भवन में भी आते हैं तो नंगे पांव होते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये स्लोगन नहीं है, ये आत्मा है भारत की, जिसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी इसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने का मतलब है कि कर्नाटक को डबल इंजन की सरकार से रोकना और बैक गियर में लगा देना, रिवर्स गियर में लगा देना। और दूसरी सुनिए, ये यशस्वी हेल्थ स्कीम थी कि नहीं थी? 2008 में शुरू की गई थी, यही कर्नाटक में। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको वापस ले लिया गया और जो स्कीम चल रही थी उसको भी रोकने का काम किया गया। और अब वो स्कीम 2022 में फिर से शुरू हुई है, ये बात हमको याद रखनी है। तो जब कांग्रेस की सरकार आती है, जब जेडीएस की सरकार आती है, जब कांग्रेस और जेडीएस की भाई भाई की सरकार आती है, तो भारत की स्कीमें कर्नाटक की जनता को मिलने से रोक दिया जाता है। इस बात को हमको समझना होगा और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डबल इंजन की सरकार लानी आवश्यक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं और आपको स्कीम के बारे में चर्चा करूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने शिमोगा का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। काम कब शुरू हुआ था? 2008 में। रोका किसने था? जेडीएस की सरकार ने रोक दिया। 2013 में काम रुक गया और ये सिद्धारमैया की सरकार आई, रुक गया, कोई काम नहीं हुआ। अब जब येडियुरप्पा जी की सरकार आई तो तीव्र गति से काम चला और 3 साल में बन करके वह जनता को समर्पित हो गया। ये बात हमको समझनी चाहिए। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है और विकास पुरुष है, विकास के दृष्टि से देखने वाले हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इस समय लाभ उठाना है तो यहां कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? तो क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या जो कर्नाटक के विकास में रोड़ा बने? अगर नहीं चाहते हैं तो डबल इंजन की सरकार, कमल के निशान पर बटन दबाना, ईश्वर सिंह को भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज नेशनल सिविल सर्विस डे है। इस मौके पर भोपाल के आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम शिवराज ने सभागार में मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिविल सर्विस डे का अर्थ है जनता की सेवा करना। हम लोग सेवक हैं और हमारा मूल काम ही देश और समाज की सेवा करना है। सिविल सर्विस डे पर
आप सबको बहुत बहुत बधाई भी। अब मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं हमने कुछ प्रयोग किए, हमने पंचायतें लगाई। पंचायतें, क्योंकि अगर नागरिकों को सशक्त करना है तो निर्णय में भी तो उसको भागीदार बनाओ। तो निर्णय में भागीदार बनाने के लिए अलग अलग व्यवसाय के आधार पर वर्गों की पंचायत, और उन पंचायतों से उनकी अपेक्षाएं निकल के आई, उसके आधार पर हमने योजना बना दी। लाडली लक्ष्मी योजना तो पंचायत में ही बनी, तीर्थ दर्शन योजना पंचायत में बनी, 0% ब्याज पर कर्जा देना पंचायत में बना। हम ये संकल्प करें सिविल सर्विस डे पर के एक भी ऐसा काम जो जायज है, जो होना चाहिए, शेष नहीं रहेगा। हम में से अनेकों ऐसे जो समर्पित भाव से दिनों रात जिद, जुनून और जज्बे के साथ काम करते हैं और अपने आप को झोंक देते हैं पूरी तरह। और सरकार ने कोई चीज तय की, नीति बनाई, तो उसका स्वरूप निर्धारित करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको नीचे तक जमीन पर उतार देना। एक वो है जो तत्काल परिणाम देने पर विश्वास रखते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमने अभी 3 महीने 2.5 महीने पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब वो जिस तेजी से इंप्लीमेंट की गई और जिस ढंग से तेजी से उसका स्वरूप बनाया गया, क्योंकि हमारे पास आइडिया था और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश आपने की, वो सचमुच में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम में चार धाम जा रहे श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर एवं यात्रा हेतु बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष की चार धाम यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस यात्रा का हम सबको इंतजार रहता है और ये यात्रा एक हमारे लिए उत्सव होता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आने वाले श्रद्धालु जहां वो अपनी श्रद्धा आस्था से देवभूमि में आगमन करते हैं, वही हमारे लिए इस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यात्रा के कारण से हमारी आजीविका चलती है, रोजगार का साधन चलता है। तो मैं इस चार धाम यात्रा की शुभारंभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, माँ गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास से हुई थी और जिस धूमधाम से हुई थी और इसके साथ साथ जिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पिछले वर्ष की यात्रा में बना था, उसी प्रकार से इस वर्ष की यात्रा भी धूमधाम से हो, सकुशल हो और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। भाइयों बहनों, माँ पावनी गंगा के आशीर्वाद से इस बार की चार धाम यात्रा पिछले वर्ष के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन, जिस प्रकार से लोगों का आना, जिस प्रकार से लगातार हमारे जो पंजीकरण पोर्टल है, उस पोर्टल पर 16 लाख की संख्या अभी तक अंकित हो गई है। 16 लाख लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यहाँ पर करवा लिया है और हम आने वाले प्रत्येक यात्री, प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सकुशल हो, उनके लिए सरल हो, सुगम हो और बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के हो। इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और इसको लेकर इस बार हमने, क्योंकि चार धाम यात्रा जहां 2022 की संपन्न हुई, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2023 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और इसकी तैयारियां मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार बैठकों के माध्यम से, लगातार हर स्तर पर, जानकारी के स्तर पर और जितना भी हम अच्छा कर सकते हैं, जो पिछले सालों के अनुभव रहे हैं, जहां पर हमको कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु यात्रा समाप्त होने के बाद अपने घर को लौटे, इस प्रकार से बहुत सारे यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का जहां आने वाले श्रद्धालु, आने वाले आस्थावान लोग उनका निश्चित रूप से पालन करते हैं, क्योंकि ये आस्था और श्रद्धा ही इस यात्रा की मुख्य विशेषता है। तो ये जब यात्रा समाप्त हो
और देवभूमि से जब ये श्रद्धालु अपने लौटकर अपने घरों को जाएं, तो उनको ये जरूर याद आना चाहिए कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर 4 धामों के अंतर्गत यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी समय यहाँ पर बिताया है, जो भगवान की आस्था और श्रद्धा में अपना समय लगाया है, वो दिन उनको हमेशा हमेशा अपने जीवन में स्वर्णिम दिन लगे, यानी कि उन दिनों की उनको हमेशा याद आए। इस प्रकार का कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से प्रयास होना चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यात्रा में जितने भी लोग सहभागी होते हैं, मैं एक बात और कह सकता हूँ कि देखिए, यात्रा करने वाले लोगों के ऊपर तो भगवान की कृपा है ही है, और जो लोग यात्रा से जुड़े हैं, यह यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं, यह यात्रा में अपना अंश मात्र भी योगदान दे रहे हैं, वह सब भी सह यात्री के नाते उनको भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होने वाला है जितना कि जो है हमारे यात्रियों को प्राप्त होने वाला है। पिछली बार जैसे कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया था, इस बार हम 4 धामों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी हमने निर्णय लिया है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सफाई कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा में तैनात रहने वाले प्रत्येक पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी से, सभी से मैं अपील करता हूं कि वे लोग ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें जिससे यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। पुनः मैं आप सभी को से इस बार इस यात्रा की पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की खराब वीवीपैट मशीनों की पहचान करने वाली रिपोर्ट को सबसे गंभीर करार दिया। साथ ही चुनाव निकाय को चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी को विश्वास में लेने की सलाह दी। विपक्षी दल ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने में मदद के लिए वीवीपैट पर पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, इन सब की मेहनत और लाखों कुर्बानियों के बुनियाद पर खड़ा हमारा ये लोकतंत्र। आजादी के बाद साल दर साल हर सरकार ने उसको मजबूती देने का पूरा प्रयास किया और वो मजबूत होता गया। आज इस स्थिति में हमारा लोकतंत्र आया इन सब की कुर्बानियों और मेहनत की वजह से कि प्रधानमंत्री सर ऊंचा करके कह सकते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मां भारत को बताते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बनी मां, उसके लिए सबकी कुर्बानियां रही। टू मेक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी देयर हैव बीन सैक्रिफाइसेस गैलोर। जब वोट की उस ताकत या उस अधिकार को संदेह के घेरे में डाल दिया जाए, उसके ऊपर शक के बादल मंडराने लगे, तो फिर लोकतंत्र के लिए खतरे की बहुत बड़ी, बहुत ऊंची आवाज में सुनाई देने वाली घंटी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद ये था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, 1/3 से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई। सोचिए कितना गंभीर ये मसला है। 2021 में चुनाव आयोग ने, ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है कि ये वीवीपैट्स
डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ECIL की खराब निकली, 1,85,000 BEL बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 BEL पंचकूला की वीवीपैट्स खराब निकली। हम इसलिए बार बार चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री से और सरकार से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि शक को नासूर मत बनने दिया जाए, ना बनने दिया जाए। रांची में सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पहली बार सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग कार्यपालिका के ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। आप सभी के कंधों पर तमाम चुनौतियों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी राज्य अथवा देश को मजबूत करने की दिशा में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है। 16वां सिविल सर्विसेज डे का ये कार्यक्रम है, लेकिन राज्य में ये पहली बार आयोजित हुई है। यूं तो ये 1947 से ही, जहां हमारे देश के गृह मंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सर्विसेज के पदाधिकारियों को संबोधन किया था, और अब फिर से उनके इस महत्वपूर्ण क्षण को दोहराने का प्रयास हुआ है। इसके लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग कार्यपालिका के एक ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। आप सब लोगों के कंधे पर कई जिम्मेदारी, कई चुनौतियों के साथ दी जाती है, और आपके माध्यम से राज्य में रहने वाले और राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको संरक्षित करना, उनको मदद पहुंचाना, उनको और बेहतर करना, और उसके विषय में ज़रूरत के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पुलिस विभाग के लोग हैं, वन विभाग के लोग हैं, प्रशासनिक जो मुख्य रूप से भूमिका में रहता है वो भी हैं, और आज ये झारखंड में हम सब लोग सिविल सर्विसेज डे का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यपालिका किसी भी राज्य का, किसी भी देश का मजबूत हो तो कहीं ना कहीं उस राज्य और देश का बिल्कुल अलग ही वातावरण बना रहता है। कमोवेश दुनिया में भी अलग अलग देशों का यही व्यवस्था है। कई देशों में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं या इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ इस सभागार में बैठे कई लोग ऐसे हैं जो अनेकों बार आप सब लोगों ने विभिन्न राज्यों का, विभिन्न देशों का दौरा भी किया, चाहे आप सरकारी कार्यों की वजह से जाएं, चाहे आप व्यक्तिगत दौरे पर गए हों, किसी न किसी तरीके से। कोई एक बार गया होगा, कोई अनेकों बार गया होगा, और आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उस फर्क को एहसास और महसूस भी करते होंगे। और ये क्यों और कैसे ये चीज़ें अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके से स्थापित होती हैं, उसका कारण होता है वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ की कार्य व्यवस्था कैसी है। सभी जगहों पर एक समान व्यवस्थाएं आपको नहीं दिखती हैं, कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है, और ये सारी चीज़ें सही और गलत ये दोनों एक साथ, समझिए कि एक साइकिल के दो पहिए के बराबर होते हैं, लेकिन उसका स्वरूप हर जगह अलग अलग तरीके से बना रहता है। और इन सब को आप लोगों ने बहुत करीब से भी देखा है और महसूस किया है, क्योंकि आप पदाधिकारी भी हैं और इसकी जानकारी भी प्राप्त करने आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी होता है। इसीलिए समय समय पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग पर भी आप सब लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हम एक ऐसे राज्य को आगे बढ़ाने का या इसको चलाने की जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है, आप लोगों के कंधों पर है। कई लोग रिटायर हो चुके हैं यहाँ पर, कई लोग अभी रिटायरमेंट के कगार पर हैं, और ये एक चक्र है जो चलता रहेगा। नए पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे, पुराने हटेंगे, ये निरंतर चलता चलेगा। तो हम लोग वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो या आम नागरिक के रूप में हो, उसको हम सौंपेंगे। जो हम करेंगे संभवतः उसी चीज़ को वो अगला भी फॉलो करता है। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि सिविल सर्विसेज का जो भूमिका है, उसकी भूमिका, उसके दायरे बहुत बड़े हैं। आप कई चीज़ों पर अपना एक शोध भी करने की आपको आज़ादी मिलती है। कई सारे लोग यहाँ पर
अपनी जिम्मेवारी के साथ कई और भी चीजें जो करते हैं जो अलग उनकी छवि को भी बनाता है। ममता सरकार पर केंद्र का बकाया, गृह मंत्रालय ने राशि चुकाने का दबाव बढ़ाया। सीएम बोमई ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शुरू की नमो स्त्री योजना। कांग्रेस की टिकट पर अथानी से चुनाव मैदान में उतरे लक्ष्मण सावदी, बीजेपी को पहुंचा सकते हैं नुकसान। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दुनिया भर में अपने नेटवर्क की सभी उड़ानों में एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल 80% तक कम कर दिया। ओडिशा के पूर्व नेता त्रिलोचन कानूनगो का निधन, मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की हुई समीक्षा। मानव वन्य जीवन संघर्ष को लेकर याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार। सीबीआई ने कहा सिसोदिया शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता, आप नेताओं के बयान बचाव का प्रयास। साकेत कोर्ट में गवाही के लिए आई महिला को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुझे आज मदर इंडिया मैगजीन माननीय संपादक जी की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 23वें वर्ष में यह मैगजीन प्रवेश कर गई है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जगह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों में मदर इंडिया मैगजीन ने बनाई है, वो उसका सर्कुलेशन मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की मैगजीन निकलती हैं, उनमें वो मुद्दे कवर नहीं हो पाते जो मदर इंडिया ने तरीके से कवर किए। मदर इंडिया मैगजीन की जो सबसे बड़ी पहचान दिल्ली में ये है कि ये दिल्ली के मुद्दों को और जो मुद्दों को इस तरह से, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे गौर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के मुद्दों को, दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मदर इंडिया सफलतापूर्वक 23 साल से चला रही है। और मैं ललित जी और पूरी टीम को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैगजीन दिल्ली वालों को जिस तरह से जागृत कर रही है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बनाई है इस मैगजीन ने, ये आगे जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मदर इंडिया जो मैगजीन, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जितनी समस्या हैं उसको उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता को सही राह पे ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक पत्रिका है जो समाज और देश को जागरूक रखने का काम करती है। ललित जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पुस्तिका हमेशा मैगजीन को वो निकालते आए हैं। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों को भी उठाया और समाज के अंदर विशेष कार्यों को भी उठाया है। मैं बधाई देता हूँ इसके सभी मालिक को और सभी लोगों को कि वो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते रहें और सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती हैं देश की आंखें खोलने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये मैगजीन घर घर तक पहुँच रही है, ये 23 वर्ष पूरे कर चुकी है। मैं भी जनता से यही अपील करूंगा कि अच्छे सुझाव के लिए इस मैगजीन, मदर इंडिया मैगजीन को पढ़ें और अपने भी सुझाव इनको दें जिससे लोगों तक ये पहुँचे। इसमें हर तरह के एक्टिविटी, हर नेता की एक्टिविटी इसके अंदर मौजूद है और क्षेत्र, दिल्ली के हर क्षेत्र की एक्टिविटी इसमें मौजूद है। मैं पूरी दिल्ली की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी है इस मैगजीन को दें और मैगजीन आपको प्रसारण करेगी, आपके क्षेत्र में मैगजीन जाएगी। इसके लिए मैं इस मैगजीन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक काम किया है जनता के बीच पहुँचने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं ललित सुमन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मदर इंडिया इस साल 23वें वर्ष में आ चुका है, यानी कि 23 वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को और मुझे भी काफ़ी वर्ष हो चुके हैं इस राजनीतिक पत्रिका को पढ़ते पढ़ते, मदर इंडिया को पढ़ते पढ़ते। मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है मदर इंडिया पढ़ने से। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर अपना राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी मदर इंडिया जरूर पढ़ें। आपकी पसंदीदा मैगजीन मदर इंडिया अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। लेटेस्ट मैगजीन पाने या लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें मदर इंडिया मैगजीन ऐप
अपने गूगल प्ले स्टोर से। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।